बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पहला पाठ पढ़ेंगे, भाषा, लिपि और व्याकरण, जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब अगर भाषा ही ना हो तो मनुष्य अपने संवाद कैसे, विचारों का संप्रेषण कैसे करेगा? अगर हमारे पास भाषा ही नहीं होगी तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करेंगे? तो भाषा बहुत ही आवश्यक साधन है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मानव समाज के लिए भाषा का विशेष महत्व होता है। अब चिड़िया की अगर चींची कर रही है तो क्या हम उसकी भाषा को पहचान पाते हैं कि उसे किस चीज़ की आवश्यकता है? नहीं ना। तो इसलिए भाषा हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसका मानव समाज के लिए विशेष महत्व होता है। अब देखिए, वह भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। कोई चीज़ हमें बतानी है किसी को, या किसी से कोई बात पूछनी है, तो हम किसके माध्यम से पूछते हैं? भाषा के माध्यम से। भाषा के बिना तो इस संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अब देखिए, भाषा संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन, किसी से बातचीत करना, तो ये संप्रेषण का सशक्त माध्यम भी है। संप्रेषण संकेतों के से भी हो सकता है। अब जैसे संकेतों से हम बातचीत तो कर सकते हैं, पर बहुत सारी चीज़ों को हम समझा नहीं सकते। संकेतों के द्वारा हम कुछ चीज़ों को तो समझा सकते हैं, पर बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं समझा सकते। अब भूख लगी है, प्यास लगी है, तो तुम इशारों से बता सकते हो, पर और भी बहुत सारी चीज़ें कि मुझे पढ़ना है, तो आप कैसे इशारे करोगे? तो ये संकेतों के माध्यम से संभव ही नहीं है। अब गूंगे व्यक्ति द्वारा किए गए संकेत, रेलगाड़ी की सीटी, गार्ड की झंडी आदि सभी क्या है? सांकेतिक भाषा के ही रूप है। भाई, अगर रेल की सीटी बजी है तो इसका मतलब है चल दी, और गार्ड ने हरी झंडी दे दी तो इसका मतलब है गाड़ी चल दी। इससे समझ जाते हैं ये सांकेतिक भाषा है, परंतु हम इसे भाषा नहीं मान सकते, ये खाली संकेत मात्र ही है। मानव मुख से उच्चारित ध्वनियों के सार्थक संयोजन को ही भाषा का आधार माना जाता है। हम बोलकर या लिखकर अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। किसी चीज़ को हमें अपने भाव और विचार बताने हों तो हम लिखकर या बोलकर ही बता सकते हैं, और दूसरे के भावों और विचारों को समझते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा, देखिए ये परिभाषा भी दी हुई है आपकी कॉपी में, देख लीजिए कि बुक में, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भाव विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भाव विचारों को ग्रहण करते हैं। आया आपको समझ में कुछ? कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर हम अपने भाव विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव विचार ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब देखिए, भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं। भाषा के रूप। अब मनुष्य किन 2 रूपों से बोलता है? या तो वो बोलता है या लिख देता है। तो भाषा के 2 रूप कौन से हुए? भाषा के रूप बोलकर, लिखकर, या हमें संकेत बताता है, संकेत बता देता है। पर बोलना यानी मौखिक, और लिखकर यानी लिखित। सांकेतिक भाषा का कोई महत्व नहीं है। सांकेतिक भाषा को हम भाषा के रूप नहीं मान सकते। खाली 2 ही रूप माने गए हैं। जो बोलकर हम प्रकट करते हैं वो मौखिक भाषा है, और जो लिखकर हम प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा है। भाषा के कितने रूप हुए? 2 रूप,
मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब देखिए, जब इन भावों और विचारों को हम भाषा के आधार पर प्रकट करते हैं तो इसके दो ही रूप हैं, मौखिक भाषा या लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा क्या है कि जब हम मुख से उच्चारण करके विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जब हम मुख से बोलकर, उसे मौखिक भाषा कहते हैं या उच्चारित भाषा कहते हैं। जैसे हमारे द्वारा की गई सभी प्रकार की बातचीत मौखिक भाषा का उदाहरण है। जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ चित्र में भी दिया गया है, जैसे हम फोन पर बातें कर रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा है। लिखित भाषा कौन सी है? जब हम अपने विचारों को लिखकर किसी व्यक्ति के सम्मुख या सामने प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। लेखन अथवा मुद्रण द्वारा हमें जो भी विचार प्रकट करने का कार्य संपन्न करते हैं वह सब लिखित भाषा के अंतर्गत ही आता है। अब लेखन मुद्रण किस में होता है? पुस्तक पुस्तिकाओं में, अखबारों में प्रकाशित होते हैं कि नहीं होते? जैसे अखबार में आपने देखा हुआ लिखित रूप से आप समाचार पढ़ते हो, लिखे हुए आते हैं। अखबार तो सभी ने पढ़े होंगे ना, कहानियां भी आप पढ़ते हो अखबारों में, तो आप लिखी हुई कहानियां पढ़ते हो कि उसमें मौखिक होता है। अखबारों में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? लिखित भाषा का। अखबारों में हमेशा लिखित भाषाओं का। और किताबों में, हम आपकी किताब में लिखा हुआ है ना सारा, तो कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा। और पत्र आदि, पत्र हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो हम पत्र के माध्यम से ही अपने विचार संप्रेषित कर सकते हैं। मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है कि मौखिक भाषा के अंतर्गत हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा के अंदर हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, जबकि लिखित भाषा में उन ध्वनियों के संकेतों अथवा वर्ण या अक्षरों का प्रयोग करते हैं। मौखिक में तो हम ध्वनि, क, ख, बाजार ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, पर लिखित भाषा में हम अक्षरों या वर्णों का प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित भाषा का क्या महत्व है? भाई, मन के विचारों के प्रकटीकरण, यानी मन के विचार हमें बताने हैं, किसी के सामने प्रकट करने हैं, तो और ज्ञान वृद्धि में भाषा के दोनों ही रूपों का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर लिखित भाषा में आपके पास किताबें नहीं होती तो आपको ज्ञान वर्धन होता क्या? आपका नहीं होता ना। भाई, लिखित भाषा में साक्ष्यों को हम बहुत दिनों तक संभाल कर रख सकते हैं और मौखिक भाषा का कोई महत्व नहीं होता। मौखिक भाषा का उतना महत्व नहीं होता जितना लिखित भाषा का महत्व होता है। किसी एक के अभाव में विचारों का प्रकटीकरण अपूर्ण रह जाता है। अब देखिए, दोनों एक दूसरे से सह संबंधित हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है और लिखित भाषा में उन्हीं ध्वनियों को संकेत रूप में लिखा जाता है। आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि यदि ध्वनि उत्पन्न ही नहीं होती तो संकेतों के रूप में कैसे लिखा जा सकता उसे। अब मान लो चिड़िया ची ची कर रही हैं, ची ची हमने सुना तभी तो लिखा। चिड़िया की आवाज कैसी है? ची ची, तभी तो लिखा। जब लेखन कार्य ही नहीं होता तो ज्ञान का अगली पीढ़ी के लिए संचय कठिन हो जाता। कठिन ही नहीं, असंभव हो जाता। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको किताबें नहीं मिलती तो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं होती, वहीं के वहीं होते। आपको अगर मौखिक रूप से बता भी दिया जाए तो इतनी जानकारी नहीं मिलती। आप भी उसको लिखकर सुरक्षित रखना चाहते हो ना, कि जितनी बार मैं देखूं, जितनी बार मैं इसको रिवाइज करना चाहूँ, अभ्यास करना चाहूँ, तो मैं इसको देख लूँ। करते हो कि नहीं करते हो? अतः ज्ञान के स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। भाई, कॉपीज में है आपके, तो कॉपियों में को लेकर आप कहीं भी जा सकते हो। आपके पास नोट डाउन है ना, लिखा हुआ है, तो आप कहीं भी जाकर पढ़ सकते हो। और ज्ञान के स्थानांतरण और विचारों के आदान प्रदान अर्थात प्रकटीकरण, विचारों को आदान प्रदान सबके सामने ही करोगे ना, तो भाषा के दोनों ही रूपों को एक समान महत्व है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज भाषा के वरदान स्वरूप ही हम सृष्टि के सभ्य प्राणियों के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि हम बच्चा रोता है, माँ जान जाती है कि बच्चे को कुछ तकलीफ है, तो हम ध्वनि के माध्यम से ही, भाषा के माध्यम से ही तो जान जाते हैं। बच्चे ने पुकारा माँ मुझे चोट लग गई है, या माँ मुझे भूख लगी है, तो भाषा के माध्यम से ही, ध्वनि के माध्यम से ही तो वो कह रहा है। अगर आपको चोट लग गई तो आप रोने लगते हो और बताते हो, भाषा के माध्यम से तो प्रकट करते हो अपने दुख को, अपनी तकलीफ को। अगर भाषा नहीं होती तो हमारा इतना उत्थान नहीं होता। अब बोलने के क्षेत्र पर के आधार पर भाषा के रूप, अब देखिए कोई भाषा किसी क्षेत्र के कितने लोगों द्वारा बोली जाती है, इस आधार पर भाषा के 3 रूप होते हैं। एक प्रांतीय भाषा, एक दूसरी राष्ट्रभाषा और तीसरी अंतरराष्ट्रीय भाषा। अब प्रांतीय भाषा जो वहाँ के प्रांत विशेष में बोली जाती है। जैसे जब कोई भाषा किसी प्रांत विशेष के लोगों द्वारा ही अधिक बोली और समझी जाती है तो उसे प्रांतीय भाषा कहते हैं, और प्रांतीय भाषा को ही प्रादेशिक भाषा भी कहते हैं। जैसे देखो राजस्थान में आप अलग अलग मेवाती, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी कितनी बोलियां बोलते हो, तो प्रांत के अनुसार ही अलग हो जाती है और एक प्रांत विशेष में ही बोली जाती है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अब जैसे आप देखो पंजाबी, पंजाब में ही बोली जाती है, प्रांत विशेष की भाषा है ना। हिंदी, अवधी, बिहारी, ये सब प्रांतीय भाषाएं हैं जो एक प्रांत विशेष के लोगों में ही बोली जाती है। अब राजस्थानी आप कहीं दूसरे प्रांत में, किसी दूसरे प्रदेश में जाओ तो वो कोई समझेगा क्या आपकी? आप अगर बोलते हो, खान पान तो सब समझते हैं पर भाषा नहीं समझ पाता है कोई बहुत जल्दी। अब कोई आपके सामने मलयालम बोले तो आप समझ जाओगे क्या? तेलुगु बोले तो आप समझ जाते हो क्या? भाई हिंदी तो आप समझ जाते हो, अंग्रेजी समझ जाते हो और बहुत हद तक संस्कृत भी समझ जाते हो। संस्कृत भी आपकी ऊपर से निकल जाती है कई बार, जो पढ़ा नहीं हो। तो हिंदी और अंग्रेजी ही समझ पाते हैं ना हम, और अलग अलग बोलियां, भाषाएं हम प्रांत की नहीं समझ पाते। अब जैसे आप कहीं भी जाते हो तो आप अडिया उडीजा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो ये तो आप समझ जाते हो पर दूसरे नहीं समझ जाते। अड़ी उड़ी, छावड़ा थावड़ा समझते हैं क्या? अब देखो अगर राजस्थान का व्यक्ति विशेष है तो उसकी भाषा में पानी पिला दो, अब वैसे पानी पानी बोलते हैं, पानी कोई नहीं बोलता। और एक राजस्थान विशेष में कैरी का अचार, कैरी किसे कहते हैं? छोटे जो कच्चे आम होते हैं उनको कैरी कहते हैं, पर यहीं पर वो कैरी बोला जाता है। बाहर आप किसी प्रदेश में जाओगे, जब आप किसी अन्य प्रदेश में जाओगे तो वहाँ कैरी नहीं बोला जाता, वहाँ पे छोटे आम, कच्चे आम का अचार ऐसे बोला जाता है, पका हुआ आम और कच्चा आम। तो प्रांतीय भाषा का बहुत अंतर होता है और ये प्रांत विशेष में ही बोली जाती है। इसी को प्रादेशिक भाषा भी कहा जाता है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, बंगाल में बांग्ला बोली जाती है और तमिल, सिंधी, पंजाबी आदि अनेक प्रांतीय भाषाओं का हमारे देश में प्रयोग किया जाता है। अब राष्ट्रभाषा क्या होती है? जब कोई भाषा किसी राष्ट्र विशेष के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब हिंदी हमारे देश के सभी राज्यों के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। अब हिंदी सब राज्यों में बोली जाती है ज्यादातर, और समझ भी सब जाते हैं, इसलिए वह हमारी राष्ट्रभाषा होने की अधिकारिणी है, परंतु उसको राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया। 14 सितंबर सन 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, पर राष्ट्रभाषा का उसको पद नहीं दिया गया। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सी तारीख? 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में भारतीय संविधान सभा ने राजभाषा के रूप में
स्वीकार किया था, परंतु इसे मान्यता नहीं प्रदान की गई थी। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो है मराठी, नेपाली, मलयालम, मणिपुरी, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, असमिया, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू और सिंधी। ये 22 भाषाओं को हमारे संविधान ने मान्यता दी है। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जो राष्ट्र विशेष के अधिकांश व्यक्तियों द्वारा, लोगों द्वारा बोली जाती है, उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। कहते हैं, दर्जा नहीं मिल पाया इसे। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसे कहते हैं, जब कोई भाषा विभिन्न देशों के लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है तो वह भाषा अंतरराष्ट्रीय भाषा कहलाती है। यदि हिंदी भाषा को यद्यपि अनेक देशों के लोगों द्वारा बोला और समझा जाता है, इसलिए हम इसे अंतरराष्ट्रीय भाषा तो कह सकते हैं, किंतु अभी इसे अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थान प्राप्त नहीं है, जो अंग्रेजी भाषा को प्राप्त है। हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए हमें अपनी आपसी भेदभाव और जाति पाति के मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर प्रचार प्रसार के लिए प्रयास करने होंगे। तो आपने देखा कि बोलने के आधार पर भाषा के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं, प्रांतीय भाषा, राष्ट्रभाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा। अब देखिए लिपि कहते हैं, हिंदी को हम किस तरह समझते हैं? उसकी लिपि के द्वारा। अब क से कबूतर, ख से खरगोश, ये हमारी हिंदी की लिपि है। और हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। अब लिपि क्या होती है? सभी भाषाएं एक ही तरह से नहीं लिखी जाती। सभी भाषाएं, अब मान लो आप संस्कृत लिख रहे हो तो संस्कृत तो हिंदी के समान ही है। इयम, इदम, अहम, ये तो हिंदी के समान ही है, तो इसकी भी लिपि क्या है? देवनागरी। परंतु अगर आप उर्दू लिख रहे हो या पंजाबी लिख रहे हो तो क्या आप पहचान पाते हो कि कौन सी भाषा लिखी हुई है? अगर कोई आपका नाम लिख दे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये तो मेरा नाम लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसकी लिपि को पहचानते ही नहीं। हम केवल हिंदी की लिपि पहचानते हैं, अंग्रेजी की लिपि पहचानते हैं। हिंदी की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी लिपि। और संस्कृत की भी लिपि देवनागरी होती है। ऐसे ही मराठी की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की रोमन लिपि है। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। बांग्ला और पंजाबी की गुरुमुखी, जो यहाँ पर दिया हुआ है। अभी देखिए, सभी भाषाएं एक ही तरह से नहीं लिखी जाती हैं। हर भाषा के लिखने का ढंग अलग होता है। हमारे देश की भाषाओं में हिंदी अलग तरह से लिखी जाती है, उर्दू अलग तरह से लिखी जाती है और पंजाबी अलग तरह से, तमिल अलग तरह से। तो हर भाषा को लिखने का अपना अलग अलग तरीका, अलग अलग उसकी लिपि होती है। भाषाओं को लिखने का आधार क्या होता है? उसकी लिपि के माध्यम से ही। अब देखिए, हर एक भाषा को लिखने के कुछ चिन्ह हैं, उसी के द्वारा हमें मालूम है। हमें कमल लिखना है कैसे? क म ल। और अगर इसी को कहते हैं हम कलम, तो इसका अलग अर्थ है और इसका अलग अर्थ है। कमल आप जानते हैं, कमल का फूल, और कलम पेन, दोनों के अर्थ मालूम है क्योंकि हमें इसकी लिपि मालूम है। हमें इंग्लिश में भी मालूम है नेचर हमने लिख लिया, हमें मालूम है कि ये नेचर लिखा है NATURE, ठीक है। हमने लिखा नेम NAME, नेम हमें मालूम है क्योंकि हमने रोमन लिपि को पढ़ा है, हमने देवनागरी लिपि को पढ़ा है। इसीलिए अगर हम
अगर कोई उर्दू में हमारा नाम लिख दे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सी भाषा लिखी हुई है। भाषा तो हम पहचान जाए, पर हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? हम हिंदी भाषा को समझते हैं जिसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। ये जो कमल और कलम मैंने लिखा है, इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। इसीलिए ये हमें समझने में आ रहा है। और ये अंग्रेजी है, इसकी लिपि कौन सी होती है? रोमन। इसीलिए हमें ये समझ में आ रहा है, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी की लिपियां हमें पता है। हमने ABCD पढ़ा है, हमने क ख ग घ पढ़ा है, जो कि इनकी लिपियां हैं। अब देखिए, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो निर्धारित चिन्ह हैं या लिखने का तरीका जो है, उसे ही लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिखने की व्यवस्था या तरीके को लिपि कहते हैं। जो भाषा के लिखने के लिए चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उससे लिखने की व्यवस्था या तरीका को ही लिपि कहते हैं। ठीक है, आपको हिंदी, संस्कृत, इनकी लिपि देवनागरी ही है। देखो सामने लिखा हुआ है कि हम सब भारतीय हैं, लिखा हुआ है वयम सर्वे भारतीयः सन्ति, ये संस्कृत लिखा हुआ है। अंग्रेजी में रोमन में लिखा है वी ऑल आर इंडियंस। रोमन है क्योंकि हम पहचानते हैं। अब फारसी, बांग्ला और गुरुमुखी आप नहीं पहचानते क्योंकि उनकी लिपि आपने नहीं पढ़ी। अब जिसने इनकी लिपि पढ़ी होगी वो तो पहचान लेगा फटाफट। अब आइए व्याकरण। अब देखिए, लिपि की एक बार परिभाषा देख लें कि भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिखने की व्यवस्था या तरीके को ही लिपि कहते हैं। ठीक है, अब व्याकरण। संसार में जितनी भी भाषाएं हैं, उन सबका अपना अपना व्याकरण है। व्याकरण क्या है? यह प्रश्न अक्सर हमारे मन में उठता है। वास्तव में किसी भाषा के व्याकरण का सही ज्ञान होने पर ही हम भाषा को ठीक ठाक बोल और लिख सकते हैं। हम व्याकरण के ज्ञान से ही पता लगा सकते हैं कि कोई वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध। अब मान लो हमें मात्रा ही नहीं आती है, हमने लिख दिया, हमें मालूम है हमने कमल का फूल लिख लिया और मात्रा हमें आती नहीं, तो हमने लिख दिया कमाल। या कोई भी रूप, अब ये क्या लिखा हुआ है आप जानते हैं? क्योंकि हमें व्याकरण का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए हमें कोई जानकारी नहीं ये क्या लिखा हुआ है। र में कभी भी मात्रा नीचे नहीं लगती, इसका भी ज्ञान होना चाहिए क्योंकि हमने व्याकरण पढ़ी है, इसलिए हमें मात्राओं का ज्ञान है। मान लो कोई भी उदाहरण, अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आपको भाषा के शुद्ध रूप का भी ज्ञान नहीं हो पाएगा। भाषा को ठीक ठाक बोलने और लिखने का ज्ञान कराने वाले विशिष्ट ज्ञान को ही व्याकरण कहते हैं। अब मान लो हमने संज्ञा पढ़ी, संज्ञा में आपने देखा कि लड़का भी संज्ञा है और लड़की भी संज्ञा है, पर आपको कुछ मालूम ही नहीं है, तो लड़को जा रहे हैं, लड़को जा रहे हैं, ये बहुवचन है, आपने लिख लिया, क्या होगा इसका? लड़को जा रहे हैं सही है क्या? ये व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या सही है कि लड़को जा रहे हैं? सही रूप क्या है? लड़के जा रहे हैं। लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन, लड़कों तो यहाँ पर गलत हो गया ना, तो इसीलिए हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण ही कराता है। अब देखिए, व्याकरण के क्या भाग होते हैं? व्याकरण के 3 भाग होते हैं, एक तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के द्वारा हमें वर्णों का ज्ञान हो जाता है कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होती हैं। इसमें वर्णों के मौखिक और लिखित रूप पर भी विचार किया जाता है। अब शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इनकी भेद क्या है, इनकी रचना, इनकी बनावट कैसी है, आदि पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार में वाक्य के अंग कौन से होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं
उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो वाक्य के अंग, उनकी बनावट या रचना, विराम चिन्ह, भाई अब ये वाक्य खत्म हो गया, अब यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा, तो ये सब इसका ज्ञान हमें कहाँ से होता है, हमें व्याकरण के माध्यम से ही इसका ज्ञान होता है। तो बच्चों, मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहते हैं। ये चीज हमने सीखी। भाषा के यहाँ दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा का प्रयोग सभी लोग करते हैं, लेकिन लिखित भाषा का प्रयोग केवल शिक्षित लोग ही करते हैं। हमारे देश के संविधान में 22 भाषाओं को ही मान्यता प्रदान की गई है। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं और व्याकरण के ज्ञान से हम भाषा को ठीक ठाक लिखना और बोलना सीखते हैं, अर्थात शुद्ध रूप का हमें ज्ञान होता है। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास प्रश्नावली करेंगे। धन्यवाद।